प्यारे विद्यार्थियों, पंकज सर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, धातु और अधातु चैप्टर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न पढ़ रहे हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को देख रहे हैं। आज दूसरा क्लास है इसका। आइए हम लोग प्रारंभ करते हैं। क्योंकि हम लोगों को यहां सीखना है, विस्तार पूर्वक जानकारी लेना है कि 4 अगर विकल्प है, एक आंसर है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। इन सब सारी बातों की जानकारी हम लोग लेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिए। आइए, आज जो 16वां प्रश्न है, चूंकि ये दूसरा क्लास है, पिछले क्लास में हम लोगों ने 15 क्लास सीखा था, 15 प्रश्न को सीखा था। तो आज का जो पहला प्रश्न है कि सहसंयोजक यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं, क्यों, क्या कारण है कि विद्युत के कुचालक होते हैं, इसका क्या कारण है। तो पहला है, देखिए विकल्प कि ये आवेश युक्त अणुओं के बने होते हैं, ये गलत है। सहसंयोजक यौगिक आवेश युक्त अणुओं के बने नहीं होते हैं, क्योंकि सहसंयोजक यौगिक इलेक्ट्रॉनों के साझा के फलस्वरूप, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के फलस्वरूप बनता है। दूसरा जो विकल्प है कि ये पिघली हुई अवस्था में आयन देते हैं, नहीं, किसी भी अवस्था में ये आयन नहीं देते हैं, क्योंकि ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के फलस्वरूप ये यौगिक बनते हैं। ये जली विलयन में आयन देते हैं, नहीं। तब क्या है इसका जवाब? तो द्रवित या जली विलयन की अवस्था में ये आयन नहीं देते हैं। ये इसका सही आंसर होगा, सही जवाब होगा कि सहसंयोजक यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं, क्योंकि द्रवित या जली विलयन की अवस्था में ये आयन नहीं देते हैं। क्या होता है? ये आयन नहीं देते हैं। अगला जो प्रश्न है हम लोग उसको भी देखेंगे कि निम्न में कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है, स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। पहला है कैल्शियम, नहीं होगा। कॉपर, तांबा नहीं होगा। जिंक या जस्ता नहीं होगा। तो आंसर आपका होगा क्या? एयू। एयू क्या है? औरम। औरम क्या है? गोल्ड, सोना। ये प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ना। अगला प्रश्न है कि वैसे अयस्क जिसमें अयस्क और उसमें उपस्थित अपद्रव्यों के रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। मान लीजिए अयस्क है, और अयस्क के साथ जब हम लोग पृथ्वी की परत से, खान से अयस्क को निकालते हैं, तो उस अयस्क के साथ क्या होता है? कुछ इंप्यूरिटीज होते हैं, अपद्रव्य होते हैं। लेकिन जब अयस्क और इंप्यूरिटीज, अपद्रव्यों का गुण भिन्न भिन्न होता है, तो किस विधि से ये सांद्रित किए जाते हैं, यानी अपद्रव्यों को, इंप्यूरिटीज को दूर किया जाता है। तो उसके लिए हाथ से आप चुनकर नहीं निकाल सकते हैं। फेन प्लवन विधि जो है वो सल्फाइड अयस्कों के लिए होता है। गलनिक पृथक्करण विधि भी नहीं इसमें ये होता है। तो होता क्या है? निच्छालन विधि द्वारा होगा। क्या होगा? निच्छालन विधि द्वारा होता है। ये आपका सही आंसर है ना। और इसमें जो है क्या किया जाता है कि दोनों के अलग अलग गुण रहने के बावजूद भी अपद्रव्य को, इंप्यूरिटीज को निक्षालन विधि द्वारा निकाल करके अयस्क से अलग कर दिया जाता है। अगला जो प्रश्न है वह है
कि ऋणायन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ऋणायन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अपने मूल परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या से क्या होती है। कोई भी तत्व के परमाणु ऋणायन में तब बदलते हैं जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, और स्वाभाविक है कि कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बढ़ जाएगा, यानी अधिक होगा, है ना। क्या होगा, अधिक होगा आंसर। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर कोई भी परमाणु ऋणायन में बदल जाता है और ग्रहण करता है, इट मीन्स उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, मूल परमाणु से बढ़ेगा। अगर त्याग करेगा तो घटेगा, और जो त्याग करेगा तो धनायन में परिवर्तित हो जाएगा। अगला है कि निम्न में किस धातु को किरोसिन में डुबाकर रखते हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किन धातु को किरोसिन में डुबाकर रखते हैं और क्यों रखते हैं। तो उसका जो जवाब होगा वो सोडियम होगा। इसमें मैग्नीशियम है, सोडियम है, पारा है और लेड है। जवाब होगा आपका, क्या होगा जवाब, सोडियम होगा। कारण सोडियम और पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम सोडियम और पोटेशियम को जब आप खुले वायु में रखते हैं तो वो जलना प्रारंभ कर देता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। और ऑक्सीजन से संपर्क तोड़ने के लिए किरोसिन में सोडियम और पोटेशियम दोनों को क्या किया जाता है, डुबा करके रखा जाता है। तो यहां पर सोडियम है इसलिए आंसर सोडियम होगा। अगर पोटेशियम रहेगा तो पोटेशियम को भी आंसर करना है, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम जैसे ही वायु के संपर्क में आता है तो क्या होता है, जलना प्रारंभ कर देता है, तेज गति से आग लग जाएगा। तो उससे बचाने के लिए उसको किरोसिन में डुबाकर रखा जाता है। अगला है 21 नंबर प्रश्न है कि निम्न में किस धातु पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये इसका जवाब होगा सोना। क्या होगा, सोना। सोना पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है और ये लेस रिएक्टिव भी होता है, रिएक्शन नहीं करता है और ना ही इसमें कोई परिवर्तन होता है। इसका चमक, इसका गुण बरकरार रहता है। आगे का जो प्रश्न है कि निम्न में कौन सा लवण समुद्री जल में पाया जाता है। समुद्र का जल कैसा होता है, समुद्र का जल खारा होता है। क्या होता है, खारा। खारा का मतलब नमकीन होता है, नमकीन का मतलब सॉल्टी होता है, यानी उसमें सॉल्ट होता है। और सॉल्ट का सूत्र क्या होता है, NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो इसमें आंसर क्या होगा, देख लीजिए, सोडियम क्लोराइड। क्या होगा, सोडियम क्लोराइड, NaCl। समुद्र के जल में, समुद्री जल में NaCl सोडियम क्लोराइड सॉल्ट होता है, सोडियम क्लोराइड लवण होता है। अगला जो प्रश्न है वो है कि इनमें किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन में लोहा द्वारा होता है। क्या होता है, लोहा द्वारा होता है। इसके लिए हम लोग एक रासायनिक समीकरण को पढ़ा था कि Fe+
CuSO4 है ना, बनाता है FeSO4 प्लस Cu। कारण है कि ये जो Cu है वो लेस रिएक्टिव होता है Fe से। Fe ज्यादा क्रियाशील होता है कॉपर के बनिस्पत, इसलिए ये क्या कर रहा है, Fe के द्वारा, लोहा के द्वारा कॉपर जो है वो विस्थापित कर दिया जाता है ना। इनमें से किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन में लोहा द्वारा होता है, तो लवण का विलयन ये हुआ कॉपर सल्फेट, और कॉपर सल्फेट में से कॉपर विस्थापित कर दिया जाता है Fe के द्वारा। कारण लोहा जो है वो तांबा से, कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है, इसलिए जवाब होगा कॉपर। आगे है कि निम्न में कौन सी धातु साधारण ताप पर द्रव रूप में पाई जाती है। कौन सी धातु है जो साधारण ताप पर द्रव रूप में होती है, तो आपको वो जवाब होगा मरकरी, है ना। क्या होगा, मरकरी यानी पारा। पारा है ये एक धातु है जो क्या, किस रूप में पाया जाता है, साधारण ताप पर भी, द्रव अवस्था में, लिक्विफाइड स्टेट में, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। अगला है कि निम्न में कौन विद्युत का सुचालक है। तो ये बिल्कुल आसान सा प्रश्न है ना। ग्रेफाइट जो है वो क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट कहां होता है, जनरल यूज हम लोग कहां करते हैं उसका, पेंसिल में जो बीच में काला जिससे निशान लगता है, जिससे लिखा जाता है, कागज पर जो निशान होता है वो ग्रेफाइट है, और ग्रेफाइट विद्युत के सुचालक होते हैं। इसलिए गलती से भी पेंसिल से कभी बिजली के तार या बिजली के उपकरण या बिजली के संपर्क में नहीं लाना चाहिए। अगला है कि निम्न में कौन सी धातु अम्लराज के अलावे, 2 बार लिखा गया है, अम्लराज के अलावे किसी अन्य अम्ल में नहीं घुलती है। अब सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि अम्लराज है क्या। अम्लराज अंग्रेजी में इसको एक्वारेजिया कहते हैं, और एक्वारेजिया है क्या, तो नाइट्रिक एसिड HNO3 और 3HCl है ना। एक भाग अगर नाइट्रिक अम्ल है और 3 भाग HCl है, और इसको अगर मिला दीजिएगा तो बनेगा एक्वारेजिया, अम्लराज, है ना। और ये इसमें क्या होता है कि सोना भी क्या होता है, सोना सिर्फ नहीं घुलता है, बाकी उसमें एल्युमिनियम, लोहा, तांबा कुछ भी डालिएगा तो वो घुल जाएगा, है ना, जबकि सोना उसमें नहीं घुलता है। इसलिए है निम्न में से कौन सी धातु अम्लराज के अलावे किसी अन्य अम्ल में नहीं घुलती है। तो अम्लराज के अलावे किसी अन्य अम्ल में नहीं घुलता है, यानी सिर्फ अम्लराज में घुलता है कौन, सोना, और दूसरे में नहीं घुलता है, तो जवाब होगा सोना, गोल्ड, औरम, AU संकेत होता है उसका। अम्लराज के विषय में जान लीजिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट जानकारी है कि अम्लराज जो होता है वो 1 भाग HNO3 और 3 भाग HCl के मिश्रण को ही अम्लराज कहते हैं, एक्वारेजिया कहते हैं। और उसमें अगर सोना को डालिएगा तो क्या होता है, सोना घुल जाता है। आगे है कि निम्नलिखित में कौन 2 इलेक्ट्रॉन खोकर आर्गन जैसा अस्थाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करता है। अगर ऐसा है तो पहले आर्गन का ही हम लोग देख लेते हैं। 18 इलेक्ट्रॉन होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास
2 8 8 होता है। अब देखिए मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो उस तरह का नहीं होगा। सल्फर का होता है 16, इसका भी नहीं होगा। ब्रोमीन तो और ज्यादा होता है, इसलिए इसका भी नहीं होगा। होगा किसका? कैल्शियम 20 2 8 8 2। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जब खो देगा कैल्शियम, है ना, कैल्शियम क्या करेगा? प्लस प्लस बना लेगा और 2 इलेक्ट्रॉन खो देगा यानी त्याग देगा। तो कैल्शियम प्लस प्लस का भी जो होगा वो क्या होगा? 2 8 8 ही होगा। कहने का मतलब है कि कैल्शियम आंसर होगा। कैल्शियम जवाब होगा कि निम्नलिखित में कौन 2 इलेक्ट्रॉन खोकर आर्गन जैसा अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करता है? तो कैल्शियम प्राप्त करता है, क्योंकि कैल्शियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 20 होता है। 2 इलेक्ट्रॉन वह त्याग देता है और अपने निकटतम अक्रिय गैस के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बराबर होता है। आर्गन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बराबर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपना भी बना लेता है। अगला जो प्रश्न है कि वह परमाणु जो अपने संयोजी इलेक्ट्रॉन का त्याग आसानी से कर देता है क्या कहलाता है? जो आसानी से त्याग कर दे वो विद्युत धनात्मक कहलाता है। जो आसानी से ग्रहण कर ले वो विद्युत ऋणात्मक कहलाता है। तो इसका जवाब होगा विद्युत धनात्मक। आगे है कि निम्न में पीतल किसका उदाहरण है? पीतल मिश्र धातु का उदाहरण है और ये किसका किसका होता है? कॉपर इसमें भी 80% होता है और जिंक जो है वो 20% होता है ना। इसका जो मिश्रण है वो पीतल कहलाता है, कॉपर और जिंक का। कॉपर 80% होता है और जिंक 20% होता है, इसलिए पीतल मिश्र धातु है। अगला जो प्रश्न है वो है कि सोल्डर निम्न में से किसका बना होता है? यानी सोल्डर एक मिश्र धातु है और उसका कंपोनेंट क्या है, अवयव क्या है? तो अवयव उसका होता है ये टीन जो है वो 50% होता है प्लस पीबी भी 50% होता है ना। ये इन दोनों का मिला हुआ मिश्र धातु है सोल्डर, जिसका उपयोग सोल्डरिंग करने में किया जाता है, विद्युत तारों को जोड़ने में किया जाता है या उपकरण में तार को जोड़ने के लिए सोल्डर का इस्तेमाल किया जाता है ना। तो इस तरह से हम लोग आज के क्लास में धातु अधातु चैप्टर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न की जानकारी हम लोगों ने ग्रहण किया और इस चैप्टर में जितना भी 12 क्लास आपका टॉपिक्स का हुआ, 2 क्लास ऑब्जेक्टिव हुआ, कुल 14 वीडियो 14 क्लास आपके तक पहुंचा है। और ये 14 वीडियो में जो भी पढ़ाई हुई है इससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा, ये आपको मैं भरोसा और विश्वास दिलाता हूं। आज के क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।